नमस्कार, नेशनल खबर देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ प्रज्ञा झा। आज इस खास प्रोग्राम में हम बात करने वाले हैं एक ऐसी बीमारी की जो आजकल देश और विदेशों में काफ़ी ज़्यादा देखने के लिए मिल रही है, और वो बीमारी है एपिलेप्सी, या फिर आप मिर्गी के नाम से जानते होंगे, दौरा पड़ना। ये सारी चीज़ों से आप जानते होंगे इस बीमारी को। तो आज इस खास प्रॉब्लम पे, इस डिजीज़ पे बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद है फोर्टिस अस्पताल के हेड ऑफ न्यूरोसर्जन सर। बहुत स्वागत है डॉक्टर राहुल गुप्ता जी। सर, आज मैं बात करने वाली हूँ मिर्गी के ऊपर। तो मिर्गी क्या है, क्या प्रॉब्लम है, इसके बारे में ज़रा हमें जानकारी दीजिए। मिर्गी का दौरा, एपिलेप्सी, सीजर्स आना, ये एक बड़ी कॉमन बीमारी है जो कि काफ़ी कॉमनली देखी जाती है बच्चों में, बड़ों में, जवान में। और इसकी वजह से जो है उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ इफेक्ट होती है। उनके मन में एक डर रहता है कि कभी भी दौरा पड़ सकता है। इसमें हाथ पैर कांपने लगते हैं, आदमी बेहोश हो जाता है, या कई बार मुंह में से झाग निकलते हैं, या चोट लग जाती है, एक्सीडेंट हो जाता है। तो ये सब प्रॉब्लम जो है ये मिर्गी के दौरे के साथ एसोसिएटेड है। अच्छा, इसके सिम्टम्स अगर देखने के लिए मिलते हैं, अगर एक्सीडेंट ना हुआ हो तो सिम्टम्स क्या देखने के लिए मिलेंगे? तो अचानक हाथों पैरों का कांपना, बेहोशी छाना, मुंह में से झाग निकलना, कुछ लोगों का पेशाब निकल जाता है। तो ये सारी जो प्रॉब्लम्स हैं ये कॉमन मिर्गी के दौरे के बारे में है। कुछ लोग हैं जिनको की बेहोशी नहीं आती, सिर्फ एक हाथ कांपने लगता है। कुछ लोग टकाटक लगा के सामने देखने लग जाते हैं और उन्हें कुछ समझ में नहीं आता आसपास एनवायरनमेंट में क्या हो रहा है। तो ये डिफरेंट टाइप के सीजर्स और दौरे होते हैं जो कि पेशेंट अपने क्लिनिकल प्रेजेंटेशन में बताते हैं, जिसके लिए फर्दर इन्वेस्टिगेट करके उन्हें पुष्टिकरण किया जाता है। जैसे ईजी वाला जो टेस्ट होता है, इलेक्ट्रोएन्केफेलोग्राम, वो बताता है हमें दौरे के बारे में, या फिर इसको फर्दर हमें जांचना है तो हमें एमआरआई कराने की जरूरत पड़ती है। अच्छा, आपके पास जो ऐसे कोई मिर्गी का पेशेंट आता है तो वो क्या इन्वेस्टिगेशन लेकर आता है, क्या बताता है, आपसे क्या पूछता है? तो अगर कोई पेशेंट इस तरह की हिस्ट्री लेके आता है कि उसको मिर्गी का दौरा पड़ा है 1 या 2 बार, तो हम इसका ईईजी करवा के कंफर्म करते हैं, प्लस हम उसको एक दौरे की दवाई स्टार्ट करते हैं। इसके अलावा कुछ एक मिर्गी के दौरे ब्रेन के अंदर कोई डिफेक्ट है या कोई स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम है, उसकी वजह से हो सकता है। तो उस केस में हमारे को एमआरआई कराना पड़ता है। एमआरआई से हमें क्लियर होता है कि कोई ऐसा ब्रेन के अंदर लीजन तो नहीं है जिसके लिए कोई सर्जरी की जरूरत है या कि कोई विशेष दवाई की जरूरत है। जैसे कि अगर मिर्गी के दौरे कारणों की बात करें तो एक बच्चा जो है उसमें इन्फेक्शन, उसके अंदर ब्रेन में ब्लड सप्लाई पूरी तरह नहीं पहुंचना, या फिर जन्मजात कोई कंजेनिटल लीजन्स की वजह से भी दौरे की प्रॉब्लम हो सकती है। पर अगर कोई यंग एडल्ट है या बुजुर्ग है, उसको पहली बार अगर दौरा आ रहा है तो हो सकता है कि उसके ब्रेन के अंदर कोई प्रॉब्लम हो, जैसे कि ट्यूबरक्लोसिस या इन्फेक्शन हो, या फिर कोई न्यूरोसिस्टिक कीड़े की बीमारी होती है उसकी वजह से दौरा आ सकता है, या फिर कुछ पेशेंट्स में ट्यूमर की वजह से, ब्रेन ट्यूमर की वजह से भी दौरा आ सकता है। तो उन सबको जांचने के लिए हमें एमआरआई ब्रेन कराना जरूरी है। ये ब्रेन ट्यूमर आखिर जो आपने बताया, ये ब्रेन ट्यूमर से कैसे किसी को मिर्गी आ सकते हैं या फिर सीजर्स हो सकते हैं? जब हम बात करते हैं ये सीजर्स आने का, तो उसके ब्रेन के अंदर इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी में कहीं गड़बड़ है। अब इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी में गड़बड़ जन्म से हो सकती है, किसी भी इन्फेक्शन की वजह से हो सकती है, किसी भी चोट लगने की वजह से हो सकती है, या किसी का कोई ब्रेन में ऑपरेशन हुआ है जिसमें ब्रेन को टच किया गया है, तो उसकी वजह से भी उसका ब्रेन का इलेक्ट्रिक सर्किट जो है वो ख़राब हो सकता है। अगर ब्रेन का इलेक्ट्रिक सर्किट ख़राब है तो उस केस में उसके ब्रेन के एबनॉर्मल डिस्चार्जेस होते हैं जिसकी वजह से दौरा आ सकता है। तो ब्रेन के अंदर कोई भी लीजन है, कोई भी प्रॉब्लम है, कोई जन्म से प्रॉब्लम है, कोई इन्फेक्शन है, या कोई भी वहाँ पर सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम की कमी या ज़्यादा होने की वजह से भी दौरा पड़ सकता है। तो ऐसे ही ब्रेन ट्यूमर है, ब्रेन ट्यूमर भी ब्रेन के लिए इरिटेंट होता है, या किसी को ब्रेन हेमरेज है तो ब्लड भी एक तरह से इरिटेंट है ब्रेन के लिए, वो ब्रेन को जो है वो इरिटेट करके उसके दौरा प्रोड्यूस कर सकता है। तो ये सारे कारण हैं जिसकी वजह से दौरा पड़ सकता है। अच्छा सर, आपके पास काफ़ी सारे पेशेंट्स आते होंगे, अपनी प्रॉब्लम बताते होंगे कि मुझे सीजर्स हो रहा है, मुझे मिर्गी आ रही है या मेरे रिलेटिव को आ रही है। उसमें आपने सबसे कॉमन चीज़ क्या देखी सब इंसान के, सभी पेशेंट्स के अंदर में? जिस पेशेंट को मिर्गी का दौरा पड़ता है वो सबसे ज़्यादा इस बात से परेशान है कि अगर दोबारा दौरा पड़ा तो क्या वो उसको झेल पाएगा। कहीं वो बेहोश हो गया, किसी ज़रूरी काम कर रहा है, उस वक्त अगर दौरा पड़ गया तो क्या वो उसको ठीक से कर पाएगा मैनेज। तो ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। तो दौरे का जो मेन ट्रीटमेंट है वो दवाइयाँ हैं। बहुत सारे टाइप की दवाइयाँ अवेलेबल है, कम से कम नहीं तो 50 तरह की दवाइयाँ अवेलेबल है जो कि दौरा को कंट्रोल करने के लिए पिछले 100 सालों से दी जा रही हैं। कुछ दवाइयाँ लेटेस्ट जो आई हैं उनके साइड इफेक्ट्स बहुत कम है और अच्छी दवाइयाँ माना जाता है। कुछ लोगों को एक दवाई से असर आ जाता है, कुछ लोगों को 2 या 3 दवाइयाँ लेनी पड़ती हैं। वो डिपेंड करता है कि उनके सीजर्स किस तरह रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, कितनी डोजेस पे रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। तो ये डॉक्टर या न्यूरोलॉजिस्ट या न्यूरोसर्जन डिसाइड करता है कि क्या डोजेस देनी है। उसके अलावा कुछ पेशेंट्स को हम प्रिवेंशन के लिए कहते हैं कि वो गाड़ी ना चलाएं, स्विमिंग ना करें, या कोई ऐसी एक्टिविटी ना करें जिसको करने के टाइम पे अगर उनको दौरा पड़ता है तो उनको एक्सीडेंट हो सकता है या चोट लग सकती है।
सो ऐसे पेशेंट्स की जो एक मोरल है जो डाउन हो जाता है क्योंकि उनको दौरे पड़ सकते हैं, उसको हमें बूस्टअप करना है, उनको दवाइयाँ प्रॉपर डोजेज में देनी है ताकि उनके मिनिमम साइड इफेक्ट्स आएँ और उनसे मैक्सिमम बेनिफिट उनको मिले और वो एक नॉर्मल जीवन को कर सकें। ये बीमारी एक छुआछूत की बीमारी नहीं है, तो इसलिए मैं उनके रिलेटिव्स फ्रेंड्स को ये बोलूँगा कि प्लीज़ उन लोगों को आप अपने से अलग ना रखें, उनको अपना एक हिस्सा समझें। चलिए, ये चीज़ आपने जो जानकारी दे दी कि ये छुआछूत की बीमारी नहीं है, ये काफ़ी अच्छी है, क्योंकि लोगों में ये मिथ्स फैले हुए हैं कि है ये कि अगर आप किसी को लेते हैं तो ये प्रॉब्लम आपको भी होती है। अच्छा सर, मैं जानना चाहूँगी कि क्या सर्जरी और दवाइयाँ दोनों चीज़ ही ज़रूरी है? सर्जरी कराना क्या ज़रूरी होता है ऐसे में? तो जब हम बात करते हैं सीजर की ट्रीटमेंट की, तो सबसे इंपॉर्टेंट ट्रीटमेंट जो है वो दवाइयाँ हैं। तो जैसे मैंने बताया, कुछ पेशेंट्स ऐसे होते हैं जिनके एमआरआई में प्रॉब्लम होती है, एमआरआई में कोई ट्यूमर है या कोई बहुत बड़ा इन्फेक्शन है, ट्यूबरक्लोमा बना हुआ है, या कोई न्यूरोसिस्टिक सर्कोसिस बहुत बड़े साइज का हो गया है, या और भी कोई बीमारी है जैसे कि ब्रेन के अंदर पानी ज़्यादा बढ़ गया है, या कोई कंजेनाइटल लीजन है जिसके लिए सर्जरी करने से हम पेशेंट को बेनिफिट दे सकते हैं और उसकी जो सीजर्स हैं उसके एपिसोड्स को कम कर सकते हैं, तो सर्जरी जरूरी है। दूसरा होता है कि कुछ पेशेंट्स ऐसे हैं जिनको कि रिफ्रैक्टिव एपिलेप्सी है, यानी कि 3, 4, 5 दवाइयाँ चलने के बाद भी उनके सीजर्स कंट्रोल नहीं आ रहे हैं, तो उसमें कुछ टाइप की स्पेशल एपिलेप्सी सर्जरीज होती हैं। हालांकि वो थोड़ी सी खतरनाक सर्जरीज होती हैं, पर उस तरह की सर्जरीज करने से उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ को इम्प्रूव किया जाता है, उनके सीजर्स के जो अक्रंस है उसको कम किया जाता है ताकि कम से कम उनको दौरे पड़े, क्योंकि अगर बहुत ज़्यादा दौरे पड़ते हैं तो उससे ब्रेन में भी डैमेज होता है, क्वालिटी ऑफ ब्रेन का जो थिंकिंग है वो सब भी डिटरेट होती है, पेशेंट का मोरल भी कम होता है, और कुछ लोग तो इतने डर जाते हैं, सहमे हुए हो जाते हैं कि अपने घर से बाहर नहीं निकलते हैं। तो ऐसे पेशेंट जिनके सीजर्स 4-5 दवाइयों के बाद भी कंट्रोल नहीं हो रहे, उनके लिए स्पेशल एपिलेप्सी सर्जरीज करी जाती हैं जो कि बहुत ही एडवांस सर्जरीज होती हैं, तो उससे भी पेशेंट्स को फ़ायदा होता है। अच्छा सर, आपसे सिर्फ मेरा ये होगा कि आखिरी सवाल ये होगा कि आपका क्या कहना है, जो व्यूअर्स हैं, जो पेशेंट्स हैं, जो आपको देख रहे हैं, उनको क्या मैसेज देंगे आप? तो पहला मैसेज तो मेरा उन पेशेंट्स के लिए है जिनको दौरे की प्रॉब्लम है, प्लीज़ अपनी दवाई टाइम पे लें, दवाई के डोजेस मिस ना करें, पहली चीज़। दूसरी बात, अपने डॉक्टर्स जो भी न्यूरोलॉजिस्ट या न्यूरोसर्जन जिससे आप कंसल्ट कर रहे हैं उनके पास रेगुलर विजिट करें, यानी महीने 2 महीने में एक बार जरूर जाए ताकि आपकी दवाइयों की डोजेस को वो ठीक कर सकें। उसके अलावा कभी भी आपको दौरे की शिकायत होती है तो भी आप डॉक्टर के पास जरूर जाए ताकि आपके ट्रीटमेंट को रिवाइज किया जाए। उसके अलावा आपको वो सारे प्रिकॉशंस लेने, जैसा मैंने बताया कि स्विमिंग पे नहीं जाना है, गाड़ी नहीं चलाना है, या कोई भी ऐसी एक्टिविटी नहीं करनी है जिसको करने के टाइम अगर बाई चांस आपको दौरा पड़ता है तो आपका एक्सीडेंट हो सकता है। जैसे आप मुंडेर पे खड़े हैं 4थी मंजिल पे और आप नीचे झाँक रहे हैं, दौरा पड़ा तो आप गिर सकते हैं। जैसे आप आग के पास खेल रहे हैं या आपके हाथ में भगोना है 5 किलो दूध का जिसमें गर्म दूध है और आपको दौरा पड़ता है तो दूध आपके ऊपर गिर सकता है, आप जल सकते हैं। ये सारी एक्टिविटीज़ आपको ध्यान रखनी है। इसके अलावा अपने जेब में, पर्स में पर्ची रखें कि मुझे ऐसे दौरे की शिकायत है। कई बार कहीं आप अकेले जा रहे हैं, आपको दौरा पड़ता है, तो एटलीस्ट लोग ये पहचान सके कि आपको दौरे की शिकायत है, ये दवाइयाँ आप ले रहे हैं, ताकि अब जब भी नज़दीकी अस्पताल में जाए तो उस हिसाब से ट्रीटमेंट आपका स्टार्ट हो जाए। जो रिलेटिव्स हैं, फ्रेंड्स हैं, उनसे मेरी गुजारिश ये है कि ऐसे पेशेंट्स को नेग्लेक्ट ना करें, उन्हें स्पेशल प्यार, केयर की ज़रूरत है, उनको अपने जैसा ही समझें। डेफिनेटली उनको एक बीमारी है, बीमारी हर किसी को कोई ना कोई ज़रूर होती है। जो उनकी बीमारी है छुआछूत की बीमारी नहीं है, दवाइयों से या सर्जरी से उनका कंट्रोल किया जा सकता है। उनका ट्रीटमेंट कराएं, उनके साथ अच्छा व्यवहार करें, उनको अपना पार्ट समझें, और अगर कभी वो प्रॉब्लम में होते हैं तुरंत उनको हॉस्पिटल में लेके जाके डॉक्टर से कंसल्ट करवाएं। बहुत शुक्रिया सर आपका, इतनी अच्छी इतना एक अच्छा मैसेज देने के लिए, जानकारी देने के लिए बहुत शुक्रिया सर आपका। थैंक यू, नमस्कार। जैसे कि अभी हमने बात की डॉक्टर राहुल गुप्ता जी से कि ये जो बीमारी है ये छुआछूत की बीमारी नहीं है, और कोई भी बीमारी अगर आपका मोरल डाउन है तो वो ठीक नहीं होगी। तो सबसे पहली जो चीज़ आपको ध्यान रखनी है वो ये है कि आप अपने मोरल को बूस्टअप करें, और अगर कोई ऐसा पेशेंट है तो उसे मोटिवेट करें कि वो ठीक हो सकता है, क्योंकि सारी चीज़ें आपके विल पावर पर डिपेंड करती है। इस तरीके के और इंटरव्यूज़ के लिए आप नेशनल खबर के साथ बने रहिए।